प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक अध्यापक, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आपके सामने कक्षा 10वीं के वाणिज्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम वाणिज्य विषय के अंतर्गत सबसे प्रथम अध्याय अंतिम खातों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कक्षा 9 में हम लोगों ने इस विषय के अंतर्गत कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के विभिन्न चरणों जैसे रोजनामचा, जर्नल, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस या तलपट बनाना सीखा था। आज हम लेखांकन के अंतिम चरण अंतिम खातों के बारे में अगले 20 से 30 मिनट तक गहन अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि अंतिम खाते क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि साल भर की पढ़ाई के बाद आप वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं देते हैं और इन वार्षिक परीक्षाओं को देने के बाद आपके अंदर यह उत्सुकता होती है यह जानने की कि आपने किस विषय में कितने अंक पाए। साथ ही साथ आप ये जानना चाहते हैं कि आपने वह क्लास कितने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की। ठीक इसी तरह एक व्यापारी को भी यह जिज्ञासा होती है कि वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि के पश्चात उसके व्यापार में क्या क्या चीज़ें हुई। वह जानना चाहता है कि उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई। वह जानना चाहता है कि उसकी आर्थिक दशा कैसी है, उसके व्यवसाय की आर्थिक दशा कैसी है, तथा वह यह भी जानना चाहता है कि उसके व्यापार में कितनी देनदारियां और कितनी लेनदारियां हैं। इन सभी प्रश्नों के हल को ढूंढने के लिए वह कुछ खाते और विवरण तैयार करता है, जिनको अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। आइए अब हम इन अंतिम खातों को समझते हैं और यह जानते हैं कि अंतिम खाते के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अंतिम खाते किसकी मदद से बनाए जाते हैं। तो अंतिम खाते तलपट की मदद से बनाए जाते हैं। वही तलपट जिसका प्रयोग हम अशुद्धियों की जांच के लिए करते थे, अब इसी तलपट का प्रयोग करके अंतिम खाते बनाना सीखेंगे। अंतिम खाते में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक व्यापार खाता जिसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, दूसरा लाभ हानि खाता जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और तीसरा बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाता। व्यापार खाता क्या होता है? व्यापारी साल भर में बेचे गए माल और खरीदे गए माल की मदद से जो सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करता है वही व्यापार खाता कहलाता है। व्यापार खाता आपका माल को व्यापारिक स्थान तक लाने और उसके निर्माण में खर्च किए गए सभी व्ययों का लेखा होता है। यह भी एक तरह का खाता है, इसलिए इसके डेबिट पक्ष में 2 का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट पक्ष में 22 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस खाते के शुरुआत में फॉर द ईयर एंडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यापार खाता साल में एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है और इसी की वजह से इस खाते में तिथि और जेएफ का स्तंभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेजर में जो हमने खाते पढ़े थे वहां पे प्रतिदिन लेखों को उस खाते में रिकॉर्ड किया जाता था, तो उसमें अलग अलग तिथियां होती थी। साथ ही साथ वह किस जनरल के पेज से आया हुआ है वह भी लिखा होता था। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता न होने के कारण इसका कोई स्तंभ नहीं होता है। व्यापारिक खाते का जो शेष होता है वह सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। आइए हम समझते हैं कि व्यापार खाते के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, यह क्यों बनाया जाता है। व्यापार खाते का सबसे प्रमुख उद्देश्य है सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। आइए समझते हैं सकल लाभ होता क्या है। सकल लाभ क्या होता है? सकल लाभ या सकल हानि एक ऐसा लाभ या हानि होती है जिसमें से अभी कुछ व्ययों को घटाया जाना बाकी है या कुछ आयों को जोड़ा जाना बाकी है। यह आय या व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो माल को व्यापारिक स्थान तक लाने या उसके निर्माण की प्रक्रिया में नहीं खर्च किए गए होते हैं, जबकि उसके बेचने की प्रक्रिया में खर्च किए गए होते हैं। साथ ही साथ
व्यापारिक खातों को बनाने का उद्देश्य सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए भी व्यापारिक खाते बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्रय और विक्रय की गत वर्षों से तुलना करने के लिए इन खातों का प्रयोग किया जाता है कि पिछले साल हमारा क्रय कितना था, इस साल हमारा क्रय कितना है, पिछले साल हमने कितने का विक्रय किया था, इस साल हमारा कितना विक्रय है। इन बातों की जानकारी के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अंतिम रहतिये की पिछले वर्षों से तुलना करने के लिए भी इन खातों का हम प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए व्यापारिक खातों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके प्रारूप को देखते हैं। यह है आपका व्यापारिक खाते का प्रारूप। यह एक व्यापारिक खाते का प्रारूप है जिसमें सबसे ऊपर व्यापार खाता हेडिंग होता है और यह किस तिथि को बनाया जाता है उसका विवरण लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ डेबिट पक्ष में किन किन मदों को लिखा जाता है, क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों को लिखा जाता है, यह पूरा विवरण दिया हुआ है। इसके विवरण और इसकी जो मदें हैं इनका अध्ययन हम अगली स्लाइड में करेंगे। अभी आप केवल इस प्रारूप को देख सकते हैं। इसका अंग्रेजी रूपांतरण यहां पे है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे आप डेट लिखेंगे। ये डेबिट साइड आपका हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। देखिए यहां पे सबसे पहला जो है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जिसको प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। उसके बाद से आपका परचेस जिसको क्रय कहते हैं। इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, वेजेस हैं, कैरियज हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक संबंधी मदें दी गई हैं। आइए हम इन मदों का अलग से विस्तृत अध्ययन करते हैं। व्यापारिक खाते की मदें, डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें होती हैं। पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया वह माल होता है जो उस वर्ष की शुरुआत में हमारे गोदामों में पड़ा होता है और कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता बनाते समय सबसे पहली जो मद लिखी जाती है वो होती है ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में सबसे पहली जो मद होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक होती है। उसके बाद परचेज आता है या क्रय आता है। या क्रय हमेशा शुद्ध क्रय होता है। शुद्ध क्रय का क्या मतलब हुआ? क्रय का मतलब ये हो गया कि हम जो भी माल खरीदते हैं वह क्रय में आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी माल हमारे पास आ जाते हैं जो कि खराब होते हैं, जिन्हें हमें वापस करना पड़ता है। तो जब क्रय से क्रय वापसी को घटा दिया जाता है, जब क्रय से क्रय वापसी को घटा दिया जाता है तो हमें जो मद प्राप्त होती है वह शुद्ध क्रय कहलाती है। और ट्रेडिंग अकाउंट में के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के बाद से सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बाद से दूसरी जो मद होती है वह आपकी शुद्ध क्रय या नेट परचेज ही होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में प्रत्यक्ष व्यय को भी दिखाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो माल की खरीद से सीधे जुड़े हुए होते हैं। यह ऐसे व्यय होते हैं जो माल को व्यापारिक स्थान तक पहुंचाने या उसके निर्माण की प्रक्रिया में खर्च होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे जैसे मजदूरी है, आंतरिक ढुलाई भाड़ा है, ये इस तरह के व्यय होते हैं। अब आते हैं क्रेडिट पक्ष की मदें। तो सामान्यतः व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में केवल दो मुख्य मदें होती हैं, जिसमें से पहला है आपका शुद्ध विक्रय। यहाँ पे भी वही है कि जो भी माल हम बेचते हैं उस पूरे माल में से ऐसे माल जो हमारे पास वापस आ जाती हैं उनको जब घटा देते हैं तो हमको शुद्ध विक्रय पता चलता है, जिसको नेट सेल्स कहते हैं। और यही मद व्यापार खाते में प्रदर्शित की जाती है। दूसरा है अंतिम रहतिया। तलपट के बाहर अंतिम रहतिया लिखा हुआ होता है और यह अंतिम रहतिया वह होता है जो साल के अंत में विक्रय से बचा रह जाता है। इसका लेखा हम व्यापार खाते में के क्रेडिट पक्ष में करते हैं और यह हमें तलपट में नहीं मिलता है। यह हमें कहाँ पे मिलता है? तलपट के बाहर बाहरी समायोजनाओं में लिखा रहता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इस व्यापार खाते को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सत्यम की बहियों में प्राप्त निम्न शेषों को व्यापार खाते में स्थानांतरित करने के लिए जर्नल में
अंतिम प्रविष्टियां तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाई। व्यापार खाता हम यहाँ पे बना हुआ हम देख रहे हैं और उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो व्यापार खाता होता है उसमें डेबिट साइड में सबसे पहली मद ओपनिंग स्टॉक लिखी जाती है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 5,000 रुपए दिया हुआ है। तो ये 5,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख करके दिखा दी। उसके बाद से मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि शुद्ध क्रय दिखाया जाता है। प्रश्न देखते हैं, कुल क्रय कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपए, और क्रय वापसी यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 1,500 रुपए है। तो अब व्यापार खाते में जब हम इसको दिखाएंगे तो पहले टू परचेज 25,000 रुपए और परचेज रिटर्न 1,500 रुपए उसको हमने घटा दिया, तो 23,500 रुपए हम इसको दिखा रहे हैं। इसके बाद मजदूरी जो होती है उसको भी हम प्रदर्शित करते हैं जो कि 500 रुपए है, इसको हमने दिखा दिया यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माण व्यय, क्योंकि यह माल के निर्माण से संबंधित है इसलिए उसको भी हम व्यापार खाते में ही दिखाते हैं जो कि 1,500 रुपए है और हमने यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया है। इसके अलावा कोयला और गैस का प्रयोग किया गया है जिसका खर्च 500 रुपए है, उसको भी हमने यहाँ पे दिखाया। अब आते हैं कुल विक्रय में। क्रेडिट साइड में जो सबसे पहली मद होती है आपकी कुल विक्रय की होती है और कुल विक्रय का अमाउंट आपका 30,000 रुपए है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ विक्रय वापसी ये दिखाई गई है आपकी 3,000 रुपए, जिसको हमने यहाँ पे 30,000 से 3,000 रुपए घटा दिए और योग 27,000 रुपए लिखा हुआ। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे दिया गया है 8,000 रुपए का, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। अब डेबिट पक्ष में सारे खातों का लेखा हो गया, क्रेडिट पक्ष में सारे खातों का लेखा हो गया। अब क्या किया जाता है कि क्रेडिट पक्ष के सभी खातों के अमाउंट को जोड़ा गया और कुल 35,000 रुपए आए। इस 35,000 को इधर भी लिखा गया और इसके अंतर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में जाना जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, अर्थात कि व्यापार खाते का जो शेष होता है उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हमें इस व्यापार में 4,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ प्राप्त हुआ। अब आइए जानते हैं कि व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाते क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाते से व्यापारी को सकल लाभ या सकल हानि तो पता चल जाती है, लेकिन प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि वह उस व्यवसाय की शुद्ध लाभ या हानि पता करे और इसके लिए उसे पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि खाता कहते हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करे। साथ ही साथ वह पिछले वर्ष के लाभों से इस वर्ष के लाभ की तुलना भी करना चाहता है कि हमारा व्यवसाय पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अच्छा रहा या खराब रहा। साथ ही साथ वह अपने व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए भी इस खाते को बनाता है। व्ययों पे नियंत्रण करने का मतलब ये है कि लाभ हानि खाते में जब व्यापारी इस खाते को बनाता है तो उसके डेबिट साइड में जितने भी व्यय होते हैं उनका पूरा विवरण होता है, क्रेडिट साइड में जितनी भी आय होती है उनका विवरण होता है। तो वह डेबिट साइड के सभी व्ययों को देख करके यह विश्लेषण कर सकता है कि वह किन व्ययों को हटा सकता है, किन व्ययों पे कम खर्च कर सकता है। साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए लाभ हानि खाता अत्यंत आवश्यक होता है। व्यापारिक खाते की तरह इसमें भी टू और बाई का प्रयोग किया जाता है और इस खाते का जो शेष होता है वह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है। आइए लाभ हानि खाते के प्रारूप को समझते हैं। लाभ हानि खाता, इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जिस भी तिथि को यह बनाया जा रहा है, जैसे ये प्रारूप जो है 31 दिसंबर 2002 को बनाया गया है तो इस प्रारूप को यहां पर लिखा गया है। इसमें भी आपको पहले मैंने बताया कि डेबिट साइड में हम सभी प्रकार के व्ययों का लेखा करते हैं। जैसे टू ग्रॉस लॉस है
यदि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में यदि हमको कोई सकल हानि हुई है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद से सैलरी जो कि व्यापार के लिए खर्च है, किराया यदि वो दे रहा है तो वो भी व्यापार के लिए खर्च है, कमीशन है वह व्यापार के लिए खर्च है, और विज्ञापन है यह भी व्यापार के लिए खर्च है। यदि हमने किसी को छूट दे रखी है, किसी मूल्य में छूट दे रखी है तो वह व्यापार के लिए खर्च होता है। यदि हमने किसी भी तरह का ब्याज दिया हुआ है तो वह व्यापार के लिए खर्च होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड में दिखाया गया। इसके अलावा डाक व्यय, छपाई और स्टेशनरी का कोई व्यय है, ह्रास जो लगाया जाता है, इस तरह के व्यय को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक इसी तरह क्रेडिट साइड में हम सभी आयों को लिखते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको भी सबसे पहले ट्रांसफर करके लिखा जाता है। इसके अलावा यदि हमने कोई लाभांश प्राप्त किया है, कोई ब्याज दिया है, कहीं से हमको कोई छूट मिली है, कोई कमीशन मिला है, तो उसका लेखा किया जाता है। और क्रेडिट पक्ष के सभी मदों को जोड़ करके डेबिट पक्ष की सभी मदों से घटा देते हैं तो हमको जो अंतर मिलता है वह नेट प्रॉफिट होता है। यदि डेबिट पक्ष की मदों का योग अधिक है और क्रेडिट पक्ष की मदों का योग कम है तो हमको नेट लॉस पता चलता है। और यह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि बैलेंस शीट बनाते समय प्रदर्शित की जाती है। आइए हम लाभ हानि खाते की कुछ प्रमुख मदों को देखते हैं। पहला है, इसमें लाभ हानि खाते में के प्रारूप में हमने सबसे पहला देखा था ग्रॉस लॉस, मतलब कि व्यापार खाते में जो हमारा नुकसान हुआ वह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित होगा। इसके अलावा कार्यालय और प्रशासन संबंधी व्ययों को दिखाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था वेतन है, कार्यालय किराया, डाक व्यय, छपाई, कानूनी व्यय आदि कार्यालय संबंधी व्ययों को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। इसके अलावा वितरण संबंधी जो व्यय हैं आपके, विज्ञापन, कमीशन, बिक्री का, गाड़ी का जो भाड़ा है, पैकिंग व्यय है, इन सभी चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। अन्य व्ययों में ऋण पर जो हम ब्याज देते हैं, पूंजी पर यदि कोई ब्याज दिया जा रहा है, और मरम्मत, ह्रास या दान, मतलब किसी भी तरह के खर्चे व्यापार में यदि किए जा रहे हैं तो वह आपके लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाएंगे। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन से मदें दिखाई जाएंगी? वह है आपका सकल लाभ और अन्य आय। सकल लाभ जो व्यापार खाते के से हमको प्राप्त होती है और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि हमें कोई आय प्राप्त हुई है, यदि वो विनियोगों से प्राप्त आय है जिसको लाभांश कहते हैं, कोई किराया प्राप्त हुआ है, कोई डिस्काउंट मिला है, कोई कमीशन मिला है या कोई ब्याज मिला है, वह सभी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रदर्शित किया जाएगा। यह सभी बातें और स्पष्ट होंगी जब हम इस पे आधारित एक प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें लाभ हानि खाता कैसे बना हुआ है। यहाँ पे पहले हम विवरण को ध्यान दें और उसको समझें। सबसे पहला सकल लाभ है, जो कि कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए सकल लाभ 20,000 रुपए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि व्यापार खाते से। वेतन, वेतन क्या है? वेतन व्यापार के लिए एक व्यय है, तो उसको कहाँ पे दिखाया गया है? डेबिट साइड में दिखाया गया है। कितना है? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए यहाँ पे दिखा दिया गया है। अगला है किराया दिया। कितना किराया दिया? 1,000 रुपए। इसको भी व्यय के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया गया 1,000 रुपए। ब्याज मिला, यह हमारे व्यापार के लिए एक लाभ की तरह है, आमदनी है, इसलिए इसको कहाँ पे दिखाएंगे? इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। 2,000 रुपए हमको ब्याज मिला। अगला है कटौती क्रेडिट हुई। कितने? 100 रुपए। कटौती क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट हुआ मतलब वह हमारी व्यापार में, मतलब हमने कोई सामान खरीदा और उसमें हमको कुछ छूट मिल गई, तो वह व्यापार के लिए एक तरह की आय है, इसलिए इसको आय की तरफ दिखाया गया है 100 रुपए। इसके अलावा हमने दान कोई दिया है, वह व्यापार का व्यय है, तो दान के नाते इसको डेबिट साइड में दिखाया गया। बिक्री पर खर्च किए हमने 800, वो भी एक तरह का व्यय है, यहाँ पे आपको दिखा दिया गया।
यात्रा के ऊपर हमने खर्च किया है, एक तरह का व्यय है जो 400 रुपए हमने दिखा दिए। निर्यात कर 300 रुपए, वह भी यहाँ पे दिखाया गया है। एक बात यहाँ पे आप समझेंगे कि जो निर्यात कर है वह वस्तु को बेचने के लिए किया गया है, इसलिए वह लाभ हानि खाते में दिखाया जा रहा है। यदि इसकी जगह पे आयात कर होता तो वह व्यापार खाते में दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि हम माल को खरीद रहे हैं और माल को खरीदने से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वह कहाँ पे दिखाए जाते हैं? व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं। अनुत्पादक खर्च कुछ हुए हैं, वह 600 रुपए हैं और इसको भी दिखा दिया। अब यहाँ पे इन सभी पक्षों को जोड़ दिया गया और उनका योग 22,100 रुपए है और उस 22,100 का योग इधर ट्रांसफर किया गया और जब इन सभी मदों को जोड़ करके घटाया गया तो हमको शुद्ध लाभ पूंजी खाते में जो हमको स्थानांतरित हुआ वो कितना है? 6500 रुपए है। तो इस तरह से लाभ हानि खाते का एक उदाहरण हमने समझा। अब अंतिम खाते के अंतिम पड़ाव में हम आते हैं जो कहलाता है आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट। यह क्या होता है इसको समझते हैं। यह एक विवरण होता है जो निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की पहचान कराता है। यह एक विवरण है, ना कि कोई खाता है। इसके नाते इसमें किसी भी तरीके से टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्थिक चिट्ठी के दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व पक्ष और दूसरा संपत्ति पक्ष, जिसको एसेट्स कहते हैं। दोनों पक्षों के जो जोड़ होते हैं वह बराबर होने चाहिए, अर्थात संपत्ति पक्ष का जोड़ दायित्व पक्ष के जोड़ के बराबर आना चाहिए। यदि उनके जोड़ यदि बराबर नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई है और उस त्रुटि को सही करना जरूरी है, तभी वह बैलेंस शीट आपकी सही मानी जाएगी। बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठे बनाने के क्या उद्देश्य हैं? यह हमारी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है या प्रकट करता है, साथ ही साथ व्यापार के दायित्वों की प्रकृति और मूल्य का ज्ञान कराता है। इससे यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारी कुल कितनी पूंजी व्यापार में लगी हुई है और इस साल उसमें कितने की बढ़ोतरी या कमी हुई है। इसके आधार पर हम नए वर्ष में की प्रारंभिक प्रविष्टियों को कर पाते हैं। मतलब इस साल के अंत में हमने अपने फाइनल अकाउंट्स तो बना लिए, लेकिन अगले साल जब हम फिर से अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो उसके बारे में जानकारी हमको इस आर्थिक चिट्ठे से ही पता चलता है। आर्थिक चिट्ठे की मदद से हम अदत्त और पूर्वदत्त व्यय तथा उपार्जित और अनुपार्जित आयों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम इसके प्रारूप की चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ पे जो आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप बना हुआ है वह स्थायित्व के क्रम में है, अर्थात जो स्थायी संपत्तियां या स्थायी दायित्व हैं उनको ऊपर दिखाया गया है और जैसे वो तरलता उसमें आती जाती है उनको उस क्रम में नीचे की तरफ दिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो पूंजी है। पूंजी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में सबसे ऊपर प्रदर्शित की जाती है और उस वर्ष जो भी हमको लाभ प्राप्त होता है वह उस पूंजी में जोड़ करके प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ पूंजी पे जो ब्याज है वो भी शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है और यदि कोई हानि हुई है तो उसको घटाते हैं। किसी भी तरह का हमने आहरण किया हुआ है तो उसको हम पूंजी से घटा देते हैं और आहरण पर यदि किसी भी तरह का ब्याज लगाया जाता है तो इसको भी हम पूंजी से घटा देते हैं। इसके अलावा अन्य दायित्वों के रूप में यदि किसी भी तरह का संचय किया गया है, अदत्त व्यय हैं, अनुपार्जित आय हैं, कोई ऋण लिया हुआ है या हमारे व्यापार में जितने भी आपके लेनदार हैं, बिल्स पेबल या देय विपत्र हैं, इनको भी दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। साथ ही साथ संपत्ति पक्ष में हम कुछ व्यापारी ख्याति को भी प्रदर्शित करते हैं। व्यापार की कितनी ख्याति है उसकी गणना की जाती है और उस तरह से उसको आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो स्थायी संपत्तियां हैं जैसे भूमि, भवन, यदि कोई व्यापार में गाड़ी है, मशीनरी है, इन सब चीजों को हम संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित करते हैं।
साथ ही साथ यदि व्यापार की तरफ से कहीं और पे कुछ पूंजी लगाई गई है, विनियोग किया गया है, तो उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। व्यापार के नाम से यदि कोई पेमेंट है तो वह भी हमारी संपत्तियों में आता है और उसको प्रदर्शित करते हैं। फर्नीचर भी हमारी संपत्ति का हिस्सा है और इसको प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ ऐसा माल जो बिकने से बच गया है वह अंतिम रहतिया होता है, इसको भी हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। और यह कुछ तरल संपत्तियां होती हैं जैसे देनदार, हमारा प्राप्य विपत्र और पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय जो कैश होता है हमारा बैंक में और जो हमारे व्यापार में होता है, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि आर्थिक चिट्ठे में वह सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारी संपत्तियाँ या दायित्व कहे जाते हैं। आइए अब हम लोग आर्थिक चिट्ठे पे आधारित एक उदाहरण देख लेते हैं। नीरज एंटरप्राइजेस की ये पुस्तकें हैं जिसमें उनका पूरा विवरण दिया हुआ है और इस विवरण की मदद से हमने एक आर्थिक चिट्ठा बनाया हुआ है। इसको समझते हैं। इनकी पुस्तकों में ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस में भूमि और भवन 1 लाख रुपए दिखा रहा है जो कि आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएगा और हमने यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया हुआ है। इसके अलावा फर्नीचर 20,000 रुपए से यहाँ पे प्रदर्शित किया, ऑफिस इक्विपमेंट, प्राप्य विपत्र 10,000 रुपए से और विविध देनदार 30,000 रुपए से और अंतिम रहतिया चूंकि इसका भाग नहीं होकर के समायोजन का भाग होता है इसलिए उसको नीचे दिखाया गया है 15,000 रुपए। ये भी हमारी संपत्ति का हिस्सा है और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी हमने दिखा दिया। इस तरह से संपत्ति पक्ष का कुल योग 2,65,000 रुपए हो रहा है। अब इस तरफ पूंजी दिया हुआ है 1,50,000 रुपए, तो हमने दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी 1,50,000 रुपए दिखा दी और शुद्ध लाभ जो कि यहाँ पे दे रखा है 40,000 रुपए, इसको हम पूंजी में जोड़ देंगे। साथ ही साथ आहरण का जो अमाउंट है 5,000 रुपए, इस 5,000 रुपए को हमने इस पूंजी से घटा दिया क्योंकि पूंजी हमारी 5,000 से कम हो गई। इस तरह से जो हमारे पास पूंजी बची वो 1,85,000 रुपए होती है। इसके अलावा विविध लेनदार 40,000 रुपए, देय विपत्र 5,000 रुपए और बैंक ऋण 35,000 रुपए भी हमारे दायित्व पक्ष की मदे हैं जिसको हमने यहाँ पे दिखा दिया और इसका भी कुल योग 2,65,000 रुपए आता है। तो अब हम जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले ये सीखा कि जो अंतिम खाते होते हैं वो तलपट की मदद से बनाए जाते हैं जिसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला व्यापार खाता है और यह व्यापार खाता, इस व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रहतिया, शुद्ध क्रय और प्रत्यक्ष व्ययों का विवरण होता है, जबकि क्रेडिट पक्ष में शुद्ध विक्रय और अंतिम रहतिया होता है। इस व्यापार खाते से हमको क्या मिलता है? इस व्यापार खाते से हमको सकल लाभ या हानि मिलती है। इसी तरह लाभ हानि खाता मिलता है। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में सकल लाभ आता है और सभी अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं और क्रेडिट पक्ष में सकल हानि और सभी अन्य व्यय आते हैं और इससे हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त होती है। यह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में जोड़ करके या घटा करके दिखाई जाती है। आर्थिक चिट्ठे में 2 पक्ष दायित्व और संपत्तियां होती हैं। दायित्व में पूंजी, लेनदार और बैंक ऋण और संपत्तियों में स्थायी संपत्तियां, देनदार और तरल संपत्तियां आती हैं। और आर्थिक चिट्ठा बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें दायित्वों और संपत्तियों के दोनों योग बराबर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक प्रश्न दिया हुआ है, यह गृह कार्य के तौर पे होगा। इस प्रश्न को देख करके आप सबसे पहले यह निर्धारित करेंगे कि कौन सी मद किसके लिए, किस खाते के लिए उपयुक्त है और इसके आधार पर इसे हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।